Hello student, how are you? Fine. तो myself प्रोफेसर D.N. पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए बायोलॉजी में मैं पिछले क्लास में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल बताया था और आज भी कुछ जो है क्वेश्चन जो है डीएनए से रिलेटेड ही होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं डबल हेलिक्स मॉडल को बी डीएनए कहा था क्योंकि उसका माने उसमें जो कुंडलीकरण होता है वो क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड होने के कारण उसको बी डीएनए कहा जाता है। ये सारी बातें कल बता दी थी, और ये भी मैंने बताया था क्या होता है जब डीएनए को 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो मैंने बताया था कि क्या होता है जब डीएनए को 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था, आंसर में मैंने बताया था, क्या बताया था, डीनेचुरेशन। आंसर में डीएनए का डीनेचुरेशन विकृतीकरण होता है, अर्थात डबल स्ट्रैंड्स वाले डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में विभक्त होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है जब डीएनए को माने व्हाट हैपेंस व्हेन डीएनए इज हीटेड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए होता है। और डीनेचुरेशन मीन्स क्या होगा, डबल स्ट्रैंड है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए चेंज इन सिंगल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो ये बात बताई थी। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, क्या होता है जब डीएनए को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। क्या होता है जब डीएनए को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था रीनेचुरेशन अर्थात कुंडलीकरण डीएनए डबल स्ट्रैंड्स में बदलता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसे नोट करिए। क्या होता है जब डीएनए को ठंडा किया जाता है, तो रीनेचुरेशन अर्थात डीएनए माने सिंगल डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए हैं, डबल स्ट्रैंड वाले डीएनए में बदलता है। यहाँ लिख सकते हैं सिंगल
स्ट्रैंड वाले डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए क्या है, अर्थात सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए डबल स्ट्रैंड्स में बदलता है। सिंगल वाला जो होगा अलग अलग जो हुआ रहेगा वो एक साथ आ जाएगा और डबल बन जाएगा। क्लियर? तो इसे नोट करिए माय डियर स्टूडेंट, इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे और कैसा चल रहा है वीडियो। ठीक है, ये रीनेचुरेशन समझ गए? तो इन सभी बातों को समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बताया था बीडीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को क्या कहते हैं? बीडीएनए कहते हैं। ऐसे डीएनए ए टाइप का होता है। ए डीएनए जो होता है, ए डीएनए जो होता है इसमें 10 पेयर 11 पेयर बेस होता है, यानी 11 पेयर बेस होता है और इसका डायमीटर 23 एंगस्ट्रम होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 23 एंगस्ट्रम। ऐसे बीडीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। इसका 23 एंगस्ट्रम होता है। तथा यह एक्सिस अक्ष के साथ समकोण नहीं बनाता है, बल्कि अक्ष के साथ झुका रहता है। क्या रहता है? झुका रहता है। जैसे मैंने बताया था, ये बताया था ना, ये जो है यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन है, यहाँ फर्स्ट कार्बन है और इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या बनाता है? ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के साथ ये क्या बनाता है? बीडीएनए 90 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, बल्कि अक्ष के साथ क्या रहता है? झुका रहता है। अक्ष के साथ क्या ऐसे रहेगा? झुका रहेगा। अक्ष के साथ क्या रहेगा? झुका रहेगा। तो ये अक्ष के साथ झुका रहता है। कौन? ए डीएनए। क्लियर? तो अक्ष के साथ ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, लेकिन बी डीएनए अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? ए डीएनए। उसी तरह से सी डीएनए जो है, सी डीएनए इसमें 9 पेयर बेस होता है। 9 पेयर बेस होता है और बाकी संरचना बी डीएनए जैसा, बाकी संरचना बी डीएनए जैसा। क्लियर? जेड डीएनए, इस डीएनए का आविष्कार 1979 में वांग तथा रिच के द्वारा, माने इसका आविष्कार जो है वांग तथा रिच ने
किया था। इसका आविष्कार जेड डीएनए का आविष्कार वांग तथा रीच ने किया था। क्या? वांग तथा रीच ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? वांग तथा रीच ने किया था। जेड डीएनए का आविष्कार किसने किया था? वांग तथा रीच ने किया था। क्लियर? तो जेड डीएनए का आविष्कार वांग और रीच ने किया था। क्लियर? और इसका डायमीटर वांग तथा रीच, और चूंकि जेड डीएनए इसको क्यों कहा जाता है? ये लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड इसका कुंडलीकरण लेफ्ट हैंडेड होता है। इसका कुंडलीकरण क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड का अर्थ ये है, लेफ्ट हैंडेड, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। इसका कुंडलीकरण लेफ्ट हैंडेड होती है। कुंडलीकरण क्या लेफ्ट हैंडेड होती है। अतः इसे जेड डीएनए कहते हैं। जेड डीएनए इसका कुंडलीकरण क्या होती है? ये कुंडलीकरण ऐसे होगी। जो बी डीएनए बताया था उसका कुंडलीकरण क्या होती है? राइट हैंडेड होती है। क्या होती है? राइट हैंडेड। इसका लेफ्ट हैंडेड कुंडलीकरण होती है। तो इसे जेड डीएनए कहते हैं। इसमें 12 पेयर बेस होता है और इसका डायमीटर 18 एंगस्ट्रम होता है। क्लियर? डायमीटर क्या होता है? 18 एंगस्ट्रम। 12 पेयर बेस होता है और इसका डायमीटर जो है क्या होता है? डायमीटर जो होता है 18 एंगस्ट्रम होता है। तो ये कौन सा डीएनए हो गया? जेड डीएनए। तो ये जितना भी डीएनए बताया गया सभी डीएनए जो है डबल हेलिक्स होते हैं। क्या होते हैं? डबल हेलिक्स, द्विकुंडलीकरण माने डबल हेलिक्स होते हैं। और क्या होते हैं? डबल हेलिक्स माने 2 स्ट्रैंड वाले होते हैं। ये सभी डीएनए 2 स्ट्रैंड वाले होते हैं। ये जितना भी डीएनए बताया गया, यानी ये बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, ये सभी 2 स्ट्रैंड वाले होते हैं। बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, ये सभी क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड वाले होते हैं। 2 स्ट्रैंड वाले। ठीक है? और एक्सेप्शन में कुछ वैसे वायरस है जिसमें डीएनए एक स्ट्रैंड वाला होता है। एक्सेप्शन, अपवाद में कुछ वैसे वायरस हैं, जैसे 5x174 क्वाइल फेज 5x170 क्वाइल फेज
वायरसेस माने वायरस के डीएनए एक स्ट्रैंड के होते हैं। क्लियर? ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा S13 इक्वायल फेज वायरस के डीएनए एक स्ट्रैंड के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरस है जिसके डीएनए एक स्ट्रैंड वाला होता है। तो आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन रहेगा 5x174 क्वाइल फेज, 5x170 क्वाइल फेज वायरस के डीएनए एक स्ट्रैंड के होते हैं। S13 इक्वायल फेज इसर्सिया क्वाइल फेज वायरस के डीएनए एक स्ट्रैंड के होते हैं। ये एक स्ट्रैंड के होते हैं। और कौन कौन से डीएनए दो स्ट्रैंड के होते हैं? ए बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, ये डबल स्ट्रैंड के होते हैं। ठीक है? और ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। कुछ वायरस हैं जिसके डीएनए एक स्ट्रैंड के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे चीज़ डीएनए रहा। अब हम डीएनए के फंक्शन को बता देते हैं। इसके बाद डीएनए खत्म हो जाएगा, इसके बाद आरएनए प्रारंभ होगा। तो इसको नोट कर लिए हैं माय डियर स्टूडेंट? नोट कर लिए? तो अपने दोस्तों से पूछिएगा, अपने दोस्त से पूछेगा ये बताओ किसका डीएनए एक स्ट्रैंड वाला होता है, उसका नाम क्या है? तो 5x174 क्वाइल फेज वायरस के डीएनए एक स्ट्रैंड का होता है। S13 इक्वायल फेज के वायरस का डीएनए एक स्ट्रैंड का होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, केवल डीएनए का नाम सुने होंगे, ये नहीं जानते हैं कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो बी डीएनए है। ठीक है? और यहाँ तक कि ए डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए के बारे में जानकारी होगा ही नहीं। ठीक है? लेकिन आप समझ गए कि बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। बी डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल माने उसका जो क्वाइल्ड होता है राइट हैंडेड होती है, इसीलिए उसे बी डीएनए कहा जाता है। और जे डीएनए है ना, इसका क्वाइल्ड जो होती है लेफ्ट हैंडेड होती है, इसीलिए इसको जेड डीएनए कहा जाता है। और इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम और इसका 18 एंगस्ट्रम। इसका जो है 23 एंगस्ट्रम और इसका भी 20 एंगस्ट्रम ही होती है, इसी जैसा। क्लियर? तो ये सारे चीज बता दिए मैंने। स्ट्रैंड मीन्स रज्जू होता है। स्ट्रैंड मीन्स क्या होती है? स्ट्रैंड मीन्स रज्जू। रज्जू माने श्रृंखला, एक श्रृंखला, दो श्रृंखला, तो ये रज्जू होती है, स्ट्रैंड का हिंदी। अब चलिए यहाँ फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के कार्य। तो डीएनए के पहला कार्य क्या है? डीएनए आनुवंशिक गुणों का भंडार होता है, इसलिए यह पेरेंटल कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैरी करता है। पहला फंक्शन हो गया। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का संचालक करता है, यानी डीएनए के आदेश से ही सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। दूसरा हो गया, थर्ड हो जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के मदद से डीएनए अणु का क्या किया जाता है? डीएनए अणु का द्विकुंडलीकरण किया जाता है। डीएनए अणु का क्या किया जाता है? डीएनए अणु का द्विकुंडलीकरण करके
माने द्विकुंडलीकरण कहिए या द्विगुणन करके रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए अणु का द्विगुणन करके डीएनए का नया उन्नत किस्म प्राप्त किया जाता है। और डीएनए का नया उन्नत किस्म प्राप्त हो जाएगा तो बहुत सारे समस्याओं का उससे निदान किया जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निदान किया जा सकता है डीएनए अणु का, माने डीएनए के एक टुकड़ा का द्विगुणन करके यानी रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपको बताया जाएगा। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए माने द्विगुणन का अर्थ होता है सिंगल थ्रेड को डबल थ्रेड में बदलना, सिंगल थ्रेड को डबल थ्रेड में बदलना, तो वही द्विगुणन होगा, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए के माने डीएनए के किसी टुकड़ा को एक प्राणी के शरीर के कोशिका से निकालकर दूसरे प्राणी के शरीर में जो कोशिका है उस कोशिका में जो डीएनए है उसके साथ प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे उसके आनुवंशिक जो रोग है ना, आनुवंशिक रोग है उसका निदान हो सकता है, आनुवंशिक रोगों का निदान हो सकता है। तो डीएनए का फंक्शन है पहला कि डीएनए आनुवंशिक गुणों का भंडार, आनुवंशिक गुणों का भंडार होता है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का भंडार होता है। अतः ये पैरेंटल कैरेक्टर को एक पीढ़ी वन जनरेशन से दूसरे पीढ़ी, वन जनरेशन से है ना अनदर जनरेशन में कैरी करता है, ढोता है। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इसका कार्य हो गया कि डीएनए आनुवंशिक गुणों का भंडार होता है, अतः ये पेरेंटल कैरेक्टर को एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करता है। क्लियर? ये हो गया पहला फंक्शन, मालूम हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन अभी मैंने बताया कि प्रोटीन संश्लेषण का संचालन करता है। इसके बिना आदेश से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है। जैसे आप किसी काम का संचालन करते हैं घर में पूरे समस्याओं का संचालन करने वाला एक आदमी होगा और एक आदमी सबको आदेश देता है कि ये काम आप करिए, ये काम आप करिए। इसी तरह से डीएनए क्या होता है? डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, और इसी निर्देशक के निर्देश पर कोशिका में प्रत्येक कार्य होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण भी एक कार्य है, तो इसी के निर्देशन से होता है। ये संचालक का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का संचालक करता है। प्रोटीन संश्लेषण का संचालन करता है, संचालन करता है। थर्ड है कि
टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी मेथड द्वारा डीएनए के टुकड़ा का द्विगुणन करके उन्नत डीएनए उत्पन्न किया जाता है। उन्नत किस्म के डीएनए उत्पन्न किया जाता है। उन्नत किस्म लिख सकते हैं, उन्नत किस्म या उन्नत डीएनए उत्पन्न किया जाता है, ये भी रह सकता है। और इसके द्वारा और जिससे अनेक समस्या का निदान मिलती है, जिससे अनेक समस्या का निदान होती है। ठीक है, ये हो गया थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी प्राणी के कोशिका से डीएनए को निकालकर दूसरे प्राणी के कोशिका में उपस्थित डीएनए के साथ प्रत्यारोपित करके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी प्राणी के कोशिका से डीएनए को निकालकर दूसरे प्राणी के कोशिका में उपस्थित डीएनए के साथ प्रत्यारोपित करके आनुवंशिक रोगों का निदान किया जा सकता है। आनुवंशिक रोगों से निदान प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? तो प्राप्त किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी प्राणी के कोशिका में जो डीएनए है वह आनुवंशिक गुणों को उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इसलिए उस कोशिका से डीएनए को निकालकर दूसरे प्राणी के कोशिका में मान लीजिए किसी प्राणी के कोशिका में जो डीएनए है उसको निकालकर किसी दूसरे प्राणी के कोशिका में जो डीएनए है उसके साथ प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। तो उसमें जो दूसरे प्राणी में जो आनुवंशिक गुण है, माने आनुवंशिक रोग है, उसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट डीएनए रहा। ठीक है, और जिस तरह से डीएनए आप पढ़े हैं या कोई भी टॉपिक जिस तरह से पढ़ते हैं, उसमें यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो यदि सारे टॉपिक आपको मालूम हैं
सारे टॉपिक मालूम है, तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा शुगर नहीं होता है, डीएनए में कौन सा शुगर नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोज शुगर, बी ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सी कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? डीएनए में कौन सा शुगर नहीं होता है? तो राइबोज शुगर नहीं होता है। कौन शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ठीक है, तो ये आंसर में आप क्या लिखेंगे? राइबोज शुगर। क्या लिखेंगे? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर नहीं होता है, राइबोज शुगर नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फिर जो है रहेगा कि डीएनए में, क्वेश्चन है कि डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुटा रहता है? तो ऑप्शन रहेगा ए थायमिन, बी साइटोसिन, सी ग्वानिन, डी यूरासिल। तो क्या लिखेंगे आंसर में? एडेनिन किसके साथ जुटा रहता है? थायमिन के साथ। क्या लिखेंगे आंसर में? थायमिन। क्या लिखेंगे? थायमिन, THYMINE। एडेनिन किसके साथ जुटा रहता है? थायमिन के साथ। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो आप पढ़ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप इजीली जो है दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक जीव में कौन सा डीएनए होता है? तो रहेगा ऑप्शन में, आंसर में ए रहेगा सी टाइप डीएनए, एसी टाइप डीएनए, एसी टाइप डीएनए, एसी टाइप डीएनए। बी रहेगा सीजी टाइप डीएनए। सी रहेगा एटी टाइप डीएनए, एटी टाइप डीएनए। डी ऑप्शन रहेगा एयू टाइप डीएनए। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा ऑप्शन में? कल ही बताए थे कि यूकैरियोटिक जीव में कौन सा डीएनए होता है? एटी टाइप डीएनए। तो आंसर में क्या लगाएंगे? ये ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वेश्चन हो गया। आंसर में एटी टाइप डीएनए, एटी टाइप डीएनए
AT टाइप DNA। इसी तरह से रहेगा क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा DNA होता है? बताइए क्या होता है? DNA होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा DNA होता है? तो आंसर में पहला AT टाइप, GC टाइप और AU टाइप, AC टाइप। तो क्या लिखेंगे? GC टाइप। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव हो गया A B C हो गया, तो ये क्या लिखेंगे? GC टाइप। क्या लिखेंगे? GC टाइप का DNA, GC टाइप का DNA, ठीक है। तो ये GC टाइप का DNA होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, और पूछा जाए कि यूकैरियोटिक जीव में बेस रेशियो कितना होता है? 1 से बड़ा, 1 से छोटा। तो यूकैरियोटिक जीव में बेस रेशियो 1 से बड़ा, प्रोकैरियोटिक में बेस रेशियो 1 से छोटा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर जो है दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको DNA खत्म हो गया और हो सकता है कि PDF पर ऑब्जेक्टिव का नोट्स जो है चला जाए, तो आप ऑब्जेक्टिव का नोट्स जो है देख लेंगे। अभी गया नहीं है, हो सकता है कि कल क्या है? आज 1 तारीख है, 2 तारीख तक चला जाए, 2 तारीख तक या 3 तारीख तक, 2 तारीख तक रहिए। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने DNA से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो जो आपके PDF पर चला जाएगा, ठीक है, और उसको याद करेंगे। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, आज बायोलॉजी में इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।